Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. So let's start today's topic. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड रिलेशन पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव्स में जो है ना स्पीड किस तरीके से दी हुई रहती है, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड रहती है एंड दिस वाज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जेई मेंस में अगर आप जेई मेंस के स्टूडेंट्स हैं और नीट के स्टूडेंट्स हैं तो ये फॉर्मूला काफी बार पूछा जाता है ना, यानी कि इस फॉर्मूले से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बस वैल्यू रखनी है और आपको आंसर आपके सामने होगा, है ना। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जस्ट यही मतलब है कि दो वेव्स है हमारे पास। लेट अस से y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx, है ना, और एक दूसरी वेव है a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस उसका कुछ दूसरा फेज कांस्टेंट होगा, है ना, दोनों में फेज डिफरेंस होगा। तो इन दोनों की वजह से जिसने जिसने एसएचएम का लेक्चर देखा होगा, है ना, वहां पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाया था अच्छे से कि जो नेट मैग्नीट्यूड होता है ना, इन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से जो नेट मैग्नीट्यूड आता है किसका, एम्पलीट्यूड का, वो आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos y, है ना, वेयर फाई इज फाई 2 माइनस फाई 1, है ना। फाई 2 क्या होगा, ये फाई 2 हो जाएगा और ये, है ना, ये जो फाई यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये इन दोनों का फेज डिफरेंस होगा जिसको हम डेल्टा फाई बोलेंगे, है ना, नेट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो वो यहाँ होगा, है ना। और जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितने एंगल पे होगा, तो दैट इज गिवन बाय tan अल्फा। ये एंगल हमारे एम्पलीट्यूड 1 से दिया गया रहता है कि फर्स्ट वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वहां से एंगल अगर हम लोग देंगे तो क्या आ जाएगा, a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है। ये हमारा नेट फेज एंगल हो जाएगा किसका, जो नई वेव बनी है उसके लिए, यानी कि नई जो वेव बनेगी वो हम लिखेंगे y नेट इज इक्वल्स टू a नेट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस अल्फा, है ना। कितना आगे होगी, वो अल्फा फेज एंगल आगे होगी और दैट अल्फा इज गिवन बाय दिस। क्लियर है। चलिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, है ना, कि जैसे वेव है, एक वेव इस तरीके से प्रोसीड कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब उसके सामने एक, है ना, एक सरफेस आ जाता है, उसके सामने एक सरफेस आ जाता है। तो इस सरफेस पे दो पॉसिबिलिटी है, ओके, उस सरफेस पे दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो कि ये हमारी जो वेव है ना, एक ये हमारी वेव है ये ट्रांसमिट होके दूसरे मीडियम में चली जाए, यानी कि मान लेते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो ट्रांसमिट होके मीडियम 2 में चली जाए। या फिर एक पॉसिबिलिटी और है कि यहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, है ना, यानी कि वेव जा रही थी ऐसी बट रिफ्लेक्ट बैक होके इधर चली जाए, है ना, बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अगर वेव, है ना, रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आएगी, और अगर ट्रांसमिशन होता है वेव का, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, तो वेव्स में क्या क्या चीजें चेंजेस आएगी देखते हैं। पहला क्वांटिटी है स्पीड, है ना। तो स्पीड ऑफ वेव, जब वेव रिफ्लेक्शन अंडरगो करती है, यानी कि किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, किसी सरफेस की वजह से वेव रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाती है, तो उसकी स्पीड रिमेन्स सेम। स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता है ना। क्यों नहीं चेंजेस आता है, याद करो हमने जो फॉर्मूला, अच्छा अभी तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं डिराइव किया बट एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग जब 12th में जाएंगे ना। बेसिक सा फॉर्मूला है कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू v1 बाय
v2, है ना। वो हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, बट वो यहाँ पे भी बिल्कुल ट्रू होल्ड करता है कि स्पीड जो है ना, स्पीड वेव की चेंज नहीं होगी अगर हमारी वेव सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ देखिए ये सब जो वेव्स हैं, हम किस वेव्स की बात करें, मैकेनिकल वेव्स की बात करें, यानी कि मीडियम पे इनका प्रोपोगेशन डिपेंड करता है। तो अब इनका स्पीड अल्टर कौन करेगा? मीडियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वही तो इनकी स्पीड को अल्टर करेंगे, यानी कि इम्पैक्ट डालेंगे। बट अगर मीडियम सेम रहा तो स्पीड में जो इम्पैक्ट पहले पड़ रहा था अभी भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर मीडियम चेंज कर देते हैं हम लोग तो उस मीडियम के पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। अब पहले के पार्टिकल हो सकता है स्पीड को कम रोक रहे हों, है ना, स्पीड में ऑब्स्टेकल यानी कि जो रुकावट है वो कम पैदा कर रहे हो, बट बाद के मीडियम में जो रुकावट है वो ज्यादा पैदा कर रहे हो। तो वो इट डिपेंड्स ऑन, है ना, कि मीडियम पे डिपेंड करेगा कि अगर मीडियम सेम है तो जैसा रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो रिफ्लेक्शन में तो मीडियम सेम होता है, और अगर रिफ्रैक्शन हो गया या ट्रांसमिशन हो गया तो ट्रांसमिशन में मीडियम चेंज हो जाता है, यानी कि मीडियम चेंज हुआ तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंजेस। ठीक, नेक्स्ट है स्पीड, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मीडियम पे डिपेंड नहीं किया तो चाहे ट्रांसमिशन हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा रिमेन्स सेम और इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, अब एक सिंपल सा रिलेशन है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय स्पीड अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब देखिए कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में और ट्रांसमिशन में कांस्टेंट है, यानी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गई है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। बट इस वेव की जो स्पीड है c वो वेरी होगी। स्पीड ऑफ लाइट लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल v, किसी भी वेव के लिए उसकी स्पीड। ठीक, तो f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। अब ये जो स्पीड है वो क्या कहा हमने, रिफ्लेक्शन में तो सेम रहती है बट ट्रांसमिशन में चेंज हो जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है। तो अगर ट्रांसमिशन में स्पीड चेंज हुआ, ठीक, तो वेवलेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी सेम रहे, है ना। ये रेशियो जो है कांस्टेंट होना चाहिए। रेशियो कांस्टेंट होने के लिए वेलोसिटी जितने फैक्टर से बढ़ी है उतने ही फैक्टर से वेवलेंथ को भी बढ़ना पड़ा। अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गई है तो वेवलेंथ को भी 2 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी ऊपर और नीचे 2 कैंसिल होकर फ्रीक्वेंसी अगेन सेम आ जाएगा। यानी कि जिस तरीके से स्पीड वेरी होती है वैसे ही वेवलेंथ ऑफ वेव भी रिफ्लेक्शन में सेम रहेगा और ट्रांसमिशन में चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। ये कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत ज़्यादा यूज में होगा, है ना। जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, यानी कि रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे लाइट के बारे में, वहाँ पे भी बहुत यूज होगा ये सारे कॉन्सेप्ट। तीसरा है फेज, है ना। तो फेज क्या होता था, याद कीजिए, फेज होता था स्टेटस, कि ये जैसे वेव है कि ये हमारी पहली वेव थी, है ना, रिफ्लेक्शन से पहले। ठीक, तो अब फेज क्या बताता था कि जैसे कोई एक पार्टिकल, हमने ये पार्टिकल चूज कर लिया तो ये पार्टिकल इस इंस्टेंट पे कहाँ है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके फेज से पता चलता है कि पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि उसके उस पार्टिकल का स्टेटस बताता है हमारा फेज। तो ठीक इस वेव का जो फेज है ना, जिस फेज कांस्टेंट की हम लोग बात करते हैं, है ना, वो जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि वेव सीधे जा रही थी और पूरी की पूरी लौट गई, है ना। वेव जा रही थी और पूरी की पूरी लौट गई, तो अब लौट गई, है ना, तो पूरा बाउंस बैक हो गई है, यानी 180 डिग्री टर्न ले लिया है इसने। क्या किया है, 180 डिग्री टर्न ले लिया है। तो फेज के लिए रिफ्लेक्शन में 2 केसेस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। केस 1, है ना, जब वेव रेयरर से डेंसर की तरफ जाए, और केस 2
केस 2 जब वेव डेंसर से रेयरर की तरफ जाए। ठीक, तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ वेव जाती है तो उसके फेज में चेंज आ जाता है, और कितना चेंज आता है? 180 डिग्री, यानी कि जो वेव है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है। वेव क्या हो जाती है? जस्ट रिवर्स हो जाती है जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही होती है। बट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती है वेव, है ना, जब ट्रांसमिशन इस तरीके से होता है कि डेंसर से रेयरर मीडियम है, तो फेज जो है वो चेंज नहीं होता है, उस फेज में चेंज 0 डिग्री होता है। यानी कि जब लाइट की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ मैकेनिकल वेव, है ना, कोई भी मैकेनिकल वेव, लाइट की बात नहीं करेंगे, कोई भी मैकेनिकल वेव, है ना, अभी हमारा चैप्टर मैकेनिकल वेव तक ही लिमिटेड है, वही वेव्स हम लोग पढ़ रहे हैं जिनका मीडियम पे फर्क पड़ता है। ठीक, मीडियम अगर हो तो ट्रैवल करेगी, मीडियम अगर ना हो तो ट्रैवल नहीं करेगी। ओके, फाइन। तो जैसे ही वेव, है ना, रिफ्लेक्शन अंडरगो करेगी तो वहां पे दो केसेस आएंगे कि वेव जो है वो जाना किस मीडियम में जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वाला जो मीडियम है वो कैसा होगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में रेयरर से डेंसर वाला ही मीडियम होता है ना, यानी कि, है ना, 99% केस में ऐसा ही होता है कि जिस मीडियम में वेव एंटर करने वाली होती है वो ऑब्स्टेकल होता है। जैसे एयर से किसी भी ऑब्स्टेकल, या तो वॉल से लड़ सकती है, या मिरर से लड़ सकती है, या स्टील या मेटल से लड़ सकती है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे? डेंसर होंगे। तो 99% केस में जो वेव है वो टर्न हो जाती है 180 डिग्री, यानी कि फेज जो है उसका 180 डिग्री चेंज हो जाती है। बट इन सम केसेस जहाँ पे वेव पहले से किसी मीडियम में, मेटल में, स्टील में, मिरर में ट्रैवल कर रही थी, ग्लास में ट्रैवल कर रही थी, और फिर किसी रेयरर मीडियम में चली जाए, है ना, यानी कि एयर में चली जाए, तो उस केस में फेज में चेंज नहीं होता। क्लियर? ट्रांसमिशन में क्या होगा कि ये वेव आगे बिल्कुल प्रोसीड कर जाएगी अपना वाला रास्ता, जो भी उसका रास्ता था वो प्रोसीड कर जाएगी आगे की तरफ। तो जब वेव प्रोपोगेट करेगी, आगे प्रोसीड कर जाएगी, तो उस केस में फेज रिमेन्स कांस्टेंट, फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो जब भी कोई वेव रिफ्लेक्शन अंडरगो करेगी तो उसका फेज 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, है ना। जनरल केस में, यानी 99% केस में क्या हो रहा होगा? वहां पे वेव जो है वो हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही होगी। ठीक, अदरवाइज एक्सेप्शनल केस में फेज में चेंज 0 डिग्री होता है। फोर्थ है हमारा एम्पलीट्यूड। तो देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे देख सकते हैं कि वेव जो है टकराने के बाद रिफ्लेक्शन में, क्या वेव में कोई चेंज आया है? वेव में कोई चेंज नहीं आया, वेव की सारी प्रॉपर्टी अभी भी वही रही है ना। देखिए स्पीड वही रही है, फ्रीक्वेंसी वही रही है, फेज 180 डिग्री चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, तो अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि 180 डिग्री वेव हमारी जस्ट एंटी हो गई है। ठीक, तो बाकी सारी क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, एम्पलीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन्स सेम। ठीक, वही ट्रांसमिशन में भी एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, वेव हमारी वही है ना। तो वेव हमारी वही है, तो एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड में भी कोई खास चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा। वेव जब ट्रांसमिट कर जाएगी तब तो फेज में कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि वेव जो है वो सिंपली चली गई है। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री में रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि फेज जो है वो 0 डिग्री होने का मतलब है कि वेव रुक गई है, वेव प्रोपोगेट करेगी, बस उसका फेज चेंज जो है, फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि स्टेटस जो है, किसी भी पार्टिकल का स्टेटस हम लेंगे तो वो पहले जैसा स्टेटस था अभी भी स्टेटस उसका वही रहेगा, किसी भी पार्टिकल का, यानी कि पहले जहां पे रहना चाहिए था अब भी वहीं पे रहेगा। कैसे कहेंगे हम लोग कि वैसे एग्जैक्टली वही रहेगा? देखिए, है ना, कि रिफ्लेक्शन होने के बाद हो क्या रहा है कि जैसे वेव थी हमारी, लेटेस्ट से कि ये वेव है, यहाँ पे देखिए केस ये मान लेते हैं कि हमारी पहली वेव थी और इस तरीके से ये ट्रैवल कर रही थी। ठीक, ये पॉइंट था, है ना, इस पॉइंट के अबाउट ये
रिफ्लेक्ट कर रही, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर फेज 180 डिग्री है ना, वेव आउट ऑफ फेज हो गई 180 डिग्री, इसका मतलब ये है कि फेज जो है वो एग्जैक्टली चेंज हो गया और अब वेव का जो पाथ है वो ऐसे हो जाएगा। समझे क्या? ये जो पार्टिकल पहले ऊपर इसको रहना चाहिए था, अब ये नीचे रहेगा। बोलो समझ में आई क्या बात? ये और यहाँ पे जो पार्टिकल पहले था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, बट अब जो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो फेज जो है 180 डिग्री रिवर्स हो गया। 0 डिग्री चेंज का क्या मतलब है देखो, वो भी समझो। देखिए 0 डिग्री चेंज का क्या मतलब है कि वेव हमारी पहले इनिशियली ऐसे जा रही थी, ठीक, ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो फाइनल वेव है वो भी हमारी टकराने के बाद बिल्कुल उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी इस तरीके से। तब हम बोलेंगे कि फेज में कोई भी चेंज नहीं आया है। क्लियर है ना? तो वेव बिल्कुल अपने ही पाथ पे रिपीट कर जाएगी, तो फेज में कोई चेंज नहीं आएगा उस केस में। पहले पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, अब पार्टिकल्स अगर नीचे जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री, लेकिन पार्टिकल का स्टेटस अब भी वही है जो पहले था, तो फेज सेम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट है स्टैंडिंग वेव। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो थी ट्रैवलिंग वेव, है ना। वेव क्या कर रही थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेव ट्रैवल कर रही थी कुछ ना कुछ स्पीड के साथ, है ना। बट ऐसा हो कि वेव ट्रैवल ही ना करे, बट एक पल्स क्रिएट हो ऐसे और उसके बाद वो खत्म हो जाए, है ना, खत्म हो जाए। या ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो अपने ही पोजीशन पे, है ना, ऑस्किलेट कर रहे हो, आगे ना जाए, वो वेव जो है आगे प्रोपोगेट नहीं हो रही हो, वेव आगे प्रोपोगेट नहीं हो रही, तो ऐसे वेव्स को हम लोग बोलेंगे स्टैंडिंग वेव्स, है ना। स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कैसे होती है देखिए, let us suppose two sine waves of equal amplitude and equal frequency propagating along a long string in opposite direction। ठीक, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसमें एक वेव इस तरीके से जा रही है ना, और इसके ठीक दूसरे एंड पे एक वेव इस तरीके से आ रही है। ठीक, तो पहली जो वेव है उसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस kx, है ना। दूसरी जो वेव है उसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसमें x पॉजिटिव x डायरेक्शन था, तो अब ये नेगेटिव x डायरेक्शन है, तो x हमने नेगेटिव रख दिया, माइनस माइनस प्लस kx, प्लस मान लेते हैं कि इसका कुछ फेज अलग होगा इस वाले वेव से, है ना। सेम फेज भी हो सकता है और फेज डिफरेंस भी हो सकता है, इसलिए हमने पाई ऐड कर लिया। ठीक, इन जनरल केस, है ना, सिंपली सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि इफ फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि फेज डिफरेंस अगर दोनों वेव में नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में ये दोनों वेव्स जब ओवरलैप करेगी, है ना, जब दोनों एक पॉइंट पे आएगी जहां दोनों ही सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वहां पे ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग पे क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स होगा, यानी कि y जो होगा वो y1 प्लस y2 हो जाएगा। ट्रांसमिशन में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना, ट्रांसमिशन में तो वेव जो है नॉर्मली अपने जिस फेज से चल रही थी उसी फेज से ट्रांसमिट हो जा रही है, मतलब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, उसको टर्न बैक नहीं होना है, उसको सीधे अपने रास्ते में चला जाना है, तो ट्रांसमिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, स्पीड में उसके चेंज आ सकता है ना, उसके अकॉर्डिंगली वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा, बट फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो क्या कहा हमने कि जो नेट वाई बनेगा, है ना, जो रिजल्टिंग वेव बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 a sin ओमेगा t माइनस kx, y2 a sin ओमेगा t प्लस kx, दोनों को कंबाइन करेंगे, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, लगा सकते हैं हम लोग। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2a sin ओमेगा t इंटू कॉस x,
ठीक। अब 2a और cos kx को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है, ये टर्म sin ओमेगा t से अलग है, क्योंकि फिर से हमें एक जनरल इक्वेशन बनानी है वेव की, जैसे ये इक्वेशन बनी हुई है। तो हम a की जगह अब क्या हमें मिलेगा, y = 2a cos x इंटू sin ओमेगा t, जो पहले मिलता था टर्म। ठीक, तो y = 2a cos kx इंटू sin ओमेगा t। फाइन। अब देखिए कि ये जो रिजल्टिंग वेव हमें मिली है ना, दो ट्रैवलिंग वेव थी, ये दोनों कैसी वेव थी, ट्रैवलिंग वेव थी। दोनों ट्रैवलिंग वेव की वजह से अब जो हमें वेव मिली है, उस वेव में देखिए यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव वाला टर्म मिसिंग है ना, इतना टर्म मिसिंग है। तो जब x और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन वेव हमारी ट्रैवल ही नहीं कर रही है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन x यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि पाथ लेंथ ही नहीं है, तो ये वेव ट्रैवल नहीं कर रही है। अब ये वेव ट्रैवल नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडिंग वेव है। और स्टैंडिंग वेव में ये जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड। तो दैट एम्पलीट्यूड a इज गिवन बाय 2a इंटू कॉस के एक्स। ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, a नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ a पहले से, तो a नॉट विल बी इक्वल टू 2a इंटू कॉस k इंटू एक्स। अब एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, बट वेव जो है वो x के रिस्पेक्ट में नहीं चल रही है। ठीक, इसलिए हम इसको ट्रैवलिंग वेव ना बोल के कैसी वेव बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। क्लियर। आइए स्टैंडिंग वेव के बारे में और जानते हैं कि देखिए, एज दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन, है ना। वेव इक्वेशन एक जनरल वेव इक्वेशन होती है, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर d2y बाई dt स्क्वायर। कोई भी आपको वेव की इक्वेशन दी गई है और पता करना है कि वो वेव है या नहीं है ना। कोई भी वेव, इट्स नॉट अपॉन कि मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, स्टैंडिंग है या ट्रैवलिंग वेव हो, कोई भी वेव है ना। अगर उस चेक करना है कि वेदर दैट वेव वो एक जनरल वेव है या नहीं है, कोई इक्वेशन उस वेव को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस इक्वेशन में हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सेटिस्फाई करके देख लेंगे। तो जो हमारी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई करेगी एग्जैक्टली इस इक्वेशन को, है ना। क्या हम लोग करेंगे, y को 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है और y को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे है ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड d2y बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, ये वेलोसिटी टर्म है। तो वेलोसिटी भी अब हम लोग को पता ही है ना, y पता है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलेगा। तो इस इक्वेशन में जब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन भी इस जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, लेकिन है ना, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax प्लस bt, है ना, यानी कि जो स्टैंडिंग वेव का फंक्शन बना है वो विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में नहीं है, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में नहीं है। तो x के फॉर्म में अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, वो वेव आगे ट्रैवल ही नहीं कर रही है, x का फैक्टर ही नहीं है उसमें। तो दैट इज वाई द वेव इज नॉट ट्रैवलिंग एंड इज कॉल्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। क्लियर है ना, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या बताया हमने, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव as इज गिवन बाय 2a इंटू कॉस के एक्स, है ना, विच इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड इट वेरीज पीरियोडिकली विथ पोजिशन। ये जो एम्पलीट्यूड है, हर बार एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट रहता था। अगर आप ट्रैवलिंग वेव की बात करें तो उसमें जो एम्पलीट्यूड होता था वो कांस्टेंट होता था, बट यहाँ पे स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव में आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। और ये cos kx का फंक्शन है, इसका मतलब पीरियोडिकली वेरी करेगा हमारा एम्पलीट्यूड। अब
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स हम जो भी डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता जाएगा। और कॉस का जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है ना। कॉस का जो फंक्शन है, ये जो कॉस है ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। क्लियर। तो इसके बीच में ये एम्पलीट्यूड की सारी वैल्यूज रिपीट करता जाएगा। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एएस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। और एएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2a। वो कब होगा? जब cos kx की वैल्यू 1 हो, है ना। और 0 कब होगा? जब kx की वैल्यू π/2 हो, यानी कि cos 90 इज 1, सॉरी cos 90 इज 0। तो cos 90 0 होगा तो as की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि मिनिमम होगी। और as की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कब होगी? जब cos kx की वैल्यू मैक्सिमम हो, दैट इज 1, है ना। एम्पलीट्यूड नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, एम्पलीट्यूड तो हम मीन पोजीशन से नापते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड होगा या फिर नीचे जाएगा तो ये एम्पलीट्यूड होगा, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। दिस इज पॉजिटिव, है ना। हम लोग वैल्यूज की बात करें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2a और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और ये इसी बीच में 0 से 2a के बीच में लाई करता रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टैंडिंग वेव के बारे में, कि द पॉइंट्स फॉर विच एम्पलीट्यूड इज मिनिमम आर कॉल्ड नोड्स, है ना। जहां पे जैसे ये हमने स्टैंडिंग वेव मान लो बना दी है ना, यहाँ पे सब रुके हुए, तो यहाँ जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम है ना, इन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं, इन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं। इनका एम्पलीट्यूड कितना है? 0, है ना। एंड फॉर दिस cos kx इक्वल टू 0 इन स्टेशनरी वेव नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड। नोड्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड रहते हैं, यानी कि जो लेंथ है दो नोड्स के बीच में दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पे? पहला नोट्स कहाँ मिलेगा? जहां पे cos, है ना, एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। तो एम्पलीट्यूड 0 कब होगा? जब cos kx की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि kx की वैल्यू क्या हो जाए? π/2 हो जाए, है ना। cos थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा 90 डिग्री, तो kx इक्वल टू π/2, k की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू π/2 implies x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? λ/4, है ना। cos kx इक्वल टू 0, क्या 0 ही अकेली वो वैल्यू है जहां पे cos थीटा 0 होगा? क्या और कोई वैल्यूज नहीं है जहां पे cos थीटा 0 होता है? बिल्कुल होता है। अगेन 3π/2 पे 0 होगा, है ना। 5π/2 पे 0 होगा, 7π/2 पे 0 होगा, यानी कि cos थीटा जो है वो y एक्सिस पे 0 रहता है। ये देखिए π/2, ये वाला 3π/2, ये वाला 5π/2, ये वाला फिर 7π/2, यानी कि x एक्सिस पे cos थीटा 0 नहीं होता है, बट y एक्सिस पे 0 होता है ये हर बार, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता जाएगा। तो kx की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं कि π/2 इंटू n, वेयर n इज ऑड मल्टीपल, है ना। ऑड मल्टीपल यानी कि अच्छा 1 डाल सकते हैं क्या? 1 डाल सकते हैं, है ना, π/2। फिर 2 डालेंगे तो 3π/2, 5 डालेंगे तो 5π/2। क्लियर है? तो kx की ये सारी वैल्यूज हो सकती है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो उसी के अकॉर्डिंगली x की भी क्या क्या वैल्यूज होगी? n की वैल्यूज यहाँ पे n λ/4 लिख सकते हैं। दिस इज कैन बी रिटर्न एज n इंटू π/2। तो यहाँ पे पाई से पाई कट के x क्या आ जाएगा? n इंटू λ/4। तो n λ/4 यानी कि x1 की वैल्यू क्या आएगी? x will be equal to λ/4 to 3 λ/4, 5 λ/4। क्या इस तरीके से x की वैल्यूज मिलती जाएगी, यानी कि पहला x हमें कहाँ मिलेगा? λ/4 पे, है ना।
पहला x कहाँ मिलेगा, लैम्डा बाई 4 पे, दूसरा x कहाँ मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 4 पे, और दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है देख सकते हैं आप लोग, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4 विच इज लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 यहाँ से 5 लैम्डा बाई 2 माइनस 3 लैम्डा, सॉरी 5 लैम्डा बाई 4, यानी कि थर्ड नोड और ये सेकेंड नोड के बीच का भी डिफरेंस देख सकते हैं लैम्डा बाई 2, यानी कि स्पेसिंग जो है वो बराबर होती है। तो नोड्स कहाँ पे मिलते हैं हमको, n लैम्डा बाई 4 पे आते हैं, जहां पे n इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। क्लियर है, लैम्डा बाई 4 पे पहला नोड मिलेगा, फिर 3 लैम्डा बाई 4 पे मिलेगा, फिर 5 लैम्डा बाई 4 पे मिलेगा, देन 7 लैम्डा बाई 4 पे मिलेगा। तो इस तरीके से हमें नोड्स मिलते जाएंगे। नोड्स मिले कैसे, हमने कहा कि जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है वहां नोड्स मिलता है, यानी एम्पलीट्यूड मिनिमम है वहां नोड्स मिलता है। ठीक उसी तरीके से जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पे एंटी नोड मिलता है, वहां पे क्या मिलता है, एंटी नोड। तो जैसे यहाँ ये पॉइंट हम कह रहे हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, नोड का पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, एंटी नोड का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक, अब एम्पलीट्यूड 0 करना था, यानी कि 2a cos के x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब cos के x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना, a s एम्पलीट्यूड, cos के x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होनी चाहिए। तो वही हमने फाइंड किया, तो हमें x1 की x की सारी वैल्यूज मिली, x1 x2 x3 x4 की कितने नोड्स यहाँ पे होंगे। ठीक, उसी तरीके से द पॉइंट्स फॉर विच एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एंटी नोड, है ना, जहां पे मैक्सिमम हो वहां पे एंटी नोड हो जाएगा। तो मैक्सिमम का मतलब ए एस इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने, 2a cos kx, तो इसका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ए एस मैक्सिमम इज इक्वल टू 2a, और कब होगा, व्हेन cos kx विल बी इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 1, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, प्लस और माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 का मतलब ऊपर और माइनस 1 का नीचे का मतलब है नीचे। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करते हैं, है ना, कंसीडर दोनों ही करनी है, पॉजिटिव अगर कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव भी मिल जाएगी हमें। तो के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस 1, 1 कहाँ पे मिलता है, 0 पे मिलता है, फिर कहाँ पे मिलता है, 2 पाई पे मिलता है, फिर कहाँ मिलता है, 4 पाई पे मिलता है, फिर कहाँ मिलता है, 6 पाई पे मिलता है 1, माइनस 1 कहाँ पे मिलता है ना, ये किसके लिए, प्लस 1 के लिए। माइनस 1 कहाँ पे मिलता है, तो माइनस 1 पाई पे मिलता है, फिर 3 पाई पे मिलता है, फिर 5 पाई पे मिलता है ना। कॉस की वैल्यू बता रहा हूं मैं कि 0 पे एक तो 1 मिलता है और यहाँ पे माइनस 1 मिलता है, यानी कि दिस इज 0, दिस इज 180 डिग्री, है ना, यानी कि पाई, फिर ये 2 पाई पे अगेन 1 मिला, 3 पाई पे माइनस 1, 4 पाई पे 1, 5 पाई पे माइनस 1, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वहां पे हमें kx की वैल्यू, है ना, kx की उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी कि एंटी नोड मिलेगा। तो kx की एक वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, n इंटू पाई, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें याद रखना, इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n किसके बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल्स, 1 3 5 7, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू x इज x इंटू n इंटू पाई। अगेन सॉल्विंग दिस वी विल गेट n लेमडा बाई 2। तो x, पहला x कहाँ मिलेगा, लेमडा बाई 2 पे मिलेगा, फिर कहाँ पे मिलेगा, 2 डालेंगे तो लेमडा पे मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा, तो 3 लेमडा बाई 2 पे मिलेगा। इस तरीके से हमें एंटी नोड मिलते जाएंगे। क्या बात क्लियर हुई, कब हमें नोड मिलता है, कब हमें एंटी नोड मिलता है। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x जहां पे हमें एंटी नोड मिलेगा। एंटी नोड का मतलब है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अगर साउंड वेव की बात होती तो यही एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतना ही लाउडनेस ज्यादा होगी, हमें सुनाई ज्यादा देगा। क्लियर है बात,
ठीक, तो लाइक नोड्स एंटी नोड्स आर ऑल्सो इक्वली स्पेस्ड, है ना, विथ स्पेसिंग λ/2। देख सकते हैं नोड्स के बीच, दो नोड्स के बीच में स्पेसिंग कितना है λ/2, और दो एंटी नोड्स के बीच में भी स्पेसिंग कितना है λ/2। मैक्सिमम ऑफ एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय 2a, है ना, और किसी भी नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होगा λ/4 होगा, है ना, क्योंकि पहला, अगर आप पहला नोड देखेंगे तो पहला नोड कहाँ पे मिला है हम लोगों को, λ/4 पे मिला है, यहाँ देख सकते हैं, और पहला एंटी नोड कहाँ पे मिला है हमें, λ/2 पे मिला है ना, 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, तो 0 पे मिला है, 0 को नहीं भूलना चाहिए, 0 पे भी मिला है, तो 0 और λ/4 में कितना डिफरेंस है, λ/4 का डिफरेंस है, यानी कि किसी भी एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि किसी भी का मतलब है कि कंजिक्यूटिव, है ना, फोर्थ एंटी नोड एंड फोर्थ नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो λ/4 होगा, यानी कि दो कंजिक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू λ/4। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक, चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो हम लोगों को। क्या लिखा गया देखिए, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव्स, है ना, दो वेव्स है, y1 और y2 से रिप्रेजेंटेड है। तो ये दो वेव्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, और दोनों जो है एक इंटरफेयर करती है स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए। द इंडिविजुअल वेव फंक्शन आर गिवन एज फॉलोज, ठीक, y1 इज 4 इंटू साइन 3x माइनस 2t, और y2 इज 4 इंटू साइन 3x प्लस 2t। तो यहाँ से दिख रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, x और y सेंटीमीटर में है, तो फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट x इक्वल टू 2/2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट x इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो हमारी स्टैंडिंग वेव बनेगी, है ना, y, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2a इंटू कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन बनेगी हमारी, जिसमें एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना, k की वैल्यू क्या है 2π/λ, जो कि यहां से निकलेगी, और ओमेगा क्या है 2, है ना, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, k इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 2π/λ, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं kx, तो kx की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, चलिए, क्वेश्चन है पहला कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है पार्टिकल का x इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर में, 2.3 सेंटीमीटर पे। तो 2.3 सेंटीमीटर पे जो डिस्प्लेसमेंट बताएगा पार्टिकल का, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट ये होगा हमारा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2a cos kx, क्योंकि जो पार्टिकल होगा हमारा, जिस पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट से कितना ऊपर गया है, ये उस पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड होगा, है ना, तो एम्पलीट्यूड यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेड है वो देगी 2a cos इंटू के एक्स। ठीक, तो ट्वाइस इंटू एम्पलीट्यूड कितना है 4 इंटू कॉस, के की वैल्यू है 3 इंटू एक्स बोला गया है 2.3, है ना, तो 2 4 8 कॉस। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैलकुलेटर से, तो 3 इंटू 2 6.9, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, है ना, और फाइनली जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा दैट विल बी 4.6 सेंटीमीटर। कॉस 6.9 की वैल्यू मैंने चेक करनी पड़ेगी, और कॉस 6.9 सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलेगा दैट विल बी 4.6 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, है ना, कि पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स बताइए। तो सबसे पहले हम पहले ही नोड्स और एंटी नोड्स की बात करते हैं, उसके बाद दूसरे तीसरे हम फाइंड कर पाएंगे। तो पहले नोड की अगर बात करें, है ना, तो नोड मिलता कहाँ है हमें, तो x इक्वल टू, अगर नोड्स की बात करें, देखिए, चलिए, ये आपको समझ में आया होगा, ये मैं मिटा सकता हूं,
लिख लीजिए इस चीज को। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोजीशन फाइंड करना है नोड्स का और एंटी नोड्स का। तो पहले हम नोड्स की बात करते हैं। तो नोड्स हमें कहाँ मिलता है, x इज इक्वल टू n इंटू लेमडा बाय 2, है ना। n इंटू लेमडा बाय 2 पे हमें लेमडा बाय 2 पे एंटी नोड्स मिलते हैं। नोड्स कहाँ पे मिलते हैं, n इंटू लेमडा बाय 4 पे, n इंटू लेमडा बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, है ना। ये हमें याद रखना है। तो पहला जो हमें x1 मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू n इक्वल टू 1, यानी कि लेमडा बाय 4 पे मिलेगा। लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 3, सो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, है ना। ये यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई बाई 3, 3 4 जा 12, यानी कि पाई बाई 6। ये हमें x1 की पोजीशन मिली। इसी तरीके से x2, x3, x4, x5 जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, अगर यहाँ पे बोला होता कि फोर्थ नोड की पोजीशन बताओ तो x4 हम लोग फाइंड कर लेते, है ना। अब x4 में ऐसा नहीं है कि n इक्वल टू हम लोग 4 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि फोर्थ की पोजीशन कौन सी होगी, है ना। फर्स्ट के लिए n इक्वल टू 1 डाला, यानी कि 1 के लिए 1 है। सेकेंड नोड जो है उसके लिए n की वैल्यू क्या डालनी है, 3, तो 3 पे सेकेंड नोड मिलेगा, यानी कि फिर थर्ड के लिए हमें n की वैल्यू 5 डालनी है, तो यहाँ पे थर्ड। फोर्थ के लिए n की वैल्यू 7 डालनी है। तो इस तरीके से आपको देखते रहना है ना। क्या हो रहा है कि एक हम लोग आगे बढ़ के डाल रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से फिफ्थ के लिए हम क्या करेंगे, 9 डालेंगे। क्लियर है बात, है ना। तो नंबर ऑफ पोजीशन यहां से इस तरीके से देख सकते हैं। अगर एंटी नोड की बात करें तो एंटी नोड की पोजीशन कहां मिली थी हमें, तो एंटी नोड n लैम्डा बाय 2 पे मिला था, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, 0 से लेके 1 2 3 4 कितना भी। तो x इक्वल टू, अगर पहला ही हमें फाइंड करना है तो पहला यानी कि 1 इंटू लेमडा बाई 2। लेमडा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, कितनी है, 2 पाई बाई 3, 3 2 जा 6, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 3। इस तरीके से यहाँ पे n इक्वल टू 2 डाल देंगे तो लेमडा आ जाएगा, है ना। तो x2 मिल जाएगा लेमडा यानी कि 3 पे। कुछ चीजें क्लियर हुई क्या, किस तरीके से नोड्स और एंटी नोड्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना। अब नोड्स और एंटी नोड्स का सिग्निफिकेंस भी हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स में किस तरीके से हमें लाउडनेस कहीं ज़्यादा सुनाई देती है, कहीं कम सुनाई देती है, बीट्स क्या होती है ना, और ह्यूमन रेंज के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक, ओके देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड वेव को कैरी ऑन करेंगे। तब तक ध्यान रखिए सब लोग अपना। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।